वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साइंस के कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं हम लोग, जो कि आने वाले एसएससी के यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और साथ में व्याख्या भी दी हुई है, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील ADE के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन के जो है थक्का बनने से रोकता है। विटामिन के दो प्रकार के होते हैं, K1 K2। K1 पौधों में और K2 जंतुओं में पाया जाता है। K1 जो है आपका सब्जियों में, गोभी में, और आपका जो सूखे हैं, बादाम है, किशमिश है, इन सब में पाया जाता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनने से रोकता है। हड्डी चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को जो है बैलेंस रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो K1 जो है ये पौधों में और K2 जो है ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। विटामिन के कुछ बैक्टीरिया भी जो है हमारी आंत में, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी बनाते हैं। ठीक है, विटामिन ई है ये आपका टोकोफेराल, विटामिन सी कैल्सीफेराल। ठीक है, तो ये सब नाम जो है आप याद रखें, क्योंकि परीक्षा में रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक है और विटामिन डी कैल्सीफेराल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। D2O की खोज की थी, किसने की थी? D2O ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम की खोज हैरोल्ड यूरी ने की थी। हैरोल्ड यूरी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो जो ड्यूटीरियम है उसकी खोज हैरोल्ड यूरी ने की थी। ठीक है, जिसको हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, 1H2 या 2H या D। भारी हाइड्रोजन जो है से हम ट्राइटियम का भी निर्माण करते हैं। हैरोल्ड क्लैटन यूरी वाज एन अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट हुज पायनियरिंग वर्क ऑन आइसोटोप्स अर्नड। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो आपने पढ़ा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटीरियम जो है उसका 1H2 फार्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। मतलब अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अंगूठे के पास वाली जो 2 उंगली है, जिसको हम तर्जनी और मध्यमा बोलते हैं, दूसरी तीसरी, उन सबको हम इस तरह फैलाएं, अंगूठे को और तर्जनी को और मध्यमा को। ठीक है, इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो तीनों जो है क्या प्रदर्शित करेंगी? अगर बीच वाली जो उंगली है, तर्जनी जो उंगली है, वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और अगर मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताती है,
तो अंगूठा जो है वो लगने वाले फोर्स बल की दिशा को बताएगा। मतलब अगर कोई कुंडली है और उसके पास चुंबक हम ले जाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। जब करंट वहन करने वाला जो चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तब उस पर एक बल कार्य करता है। इन तीनों चीज़ों को हम इसी हस्त नियम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी तरह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम है कि तीनों उंगलियों को अगर हम 90 डिग्री पे करें तो उसमें अगर तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को बता रही है तो अंगूठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल को बताएगी। तो ये दो नियम हैं, इन दोनों को जो है पढ़ना और फिगर सहित जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो हमारे शरीर में जो दो चीज़ें हैं वो मुख्य हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हीं का ये पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ऑप्शन है O माइनस और AB+। O नेगेटिव ब्लड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर टाइप, क्योंकि ये जो है सभी प्रकार के रक्त समूहों के साथ जो है कंपैटिबल है। और AB जो पॉजिटिव है ये सर्वग्राही है, किसी भी प्रकार के रक्त समूह को ले लेता है। बाकी अन्य नहीं ले पाते क्योंकि वो जो है उसकी एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीजन बनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? एक तो विटामिन के पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पर जो है एक और हमारे रक्त में ये फैक्ट होता है, हेपेरिन। हेपेरिन एक थक्का रोधक होता है जो खून जमने से रोकता है। यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में मौजूद होता है जो खून को जमने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, प्लाज्मा है इसमें ऑप्शन में, तो ये आपका पीले रंग का एक पदार्थ होता है। प्लाज्मा लगभग 55% हमारे बॉडी में उपस्थित रहता है, ज़्यादातर इसमें पानी ही रहता है। हीमोग्लोबिन ये आपका O2 के परिवहन में काम करता है। ठीक है, तो हेपेरिन जो है थक्का रोधक है जो खून जमने से रोकता है। हेपेरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जब ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? विद्युत प्रवाह का, ऊष्मा प्रवाह का, अफबाऊ सिद्धांत का, पक्षियों के अध्ययन का। तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और पक्षी विज्ञान जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और ये ऑर्निथोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के शब्द ऑर्निस और लोगोस से बना है। ऑर्निस का अर्थ है पक्षी और लोगोस का मतलब स्पष्टीकरण, व्याख्या। इसमें दिया हुआ ऑप्शन में अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ का मतलब होता है एक एक करके जोड़ना। परमाणु के में जो कोष होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम इलेक्ट्रॉन वाले उपकोषों की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, ये अफबाऊ ने बताया था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि में जो है ये उत्पन्न होता है।
थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त धारा में यह इसका स्राव होता है और यह हार्मोन जो है पाचन में और हृदय में, मांसपेशी में, मस्तिष्क के विकास में, अस्थियों को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, हृदय की संकुचनशीलता, हृदय की गति और हृदय निर्गमता में ये वृद्धि करता है। वैसोडाइलेशन प्रक्रिया को भी ये प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुसार हवा में 21% क्या है? तो वायु में जो है सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा नंबर है वायु में ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है लगभग वायु का 1/5वां भाग होती है। 21%, 20.95% जो है वायु में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 का रेशियो होता है। ठीक है, और बाकी 78 या 80 मान लें नाइट्रोजन है और 20.95 ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है, 0.04% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य गैसें भी होती हैं, जलवाष्प भी होती है। वायु में जलवाष्प की बदलती हुई मात्रा थोड़ी सी होती है जो लगभग 1% या पूरे वातावरण में लगभग 0.4% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? पॉलीमर मतलब बहुलक, जिसमें बहुत शब्द से ही पता चल रहा है बहुत सी कोशिकाएं हों। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है प्राकृतिक? स्टार्च। और हम लोग भी पॉलीमर का निर्माण करते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित है, सिंथेटिक। तो इसमें प्राकृतिक पॉलीमर है आपका स्टार्च। प्राकृतिक पॉलीमर कौन कौन से हैं? आपका त्वचा है, प्राकृतिक पॉलीमर कपास है, स्टार्च है, सेलुलोज है, रबड़ है, ये सब आपके प्राकृतिक पॉलीमर हैं। स्टार्च जो है ये ग्लूकोज मोनोमर से बना एक संघनन बहुलक है। मतलब एक ही उस प्रकार की चीज़ें बहुत हों जो रासायनिक रूप से संगठित होने पर जल अणुओं को विभाजित करता है। तो स्टार्च जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, प्रोटीन्स के अणुओं को अलग अलग करता है। स्टार्च मूलतः खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट का एक सदस्य है, आलू और अनाजों में पाया जाता है। इसे पॉलीसैकेराइड्स के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है क्योंकि यह मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज का एक बहुलक है। तो बस इतने ही थे, 10 क्वेश्चन थे आज के पार्ट में। हम मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं।